लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जनता का क्या अर्थ है? संप्रभुता कैसी हो और कैसे संभव है? यह सभी प्रश्न हमेशा विवाद और चर्चा के विषय रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए और इसकी सटीक परिभाषा क्या है। लोकतंत्र का क्या रहा है इतिहास? लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है। जनता की अनुमति से ही शासन होता है। जनता का विकास ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। लोकतंत्र जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। लोकतंत्र की एक बड़ी एरिया में जनता के सभी कार्य और पहलू आ जाते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की कोई ऐसी सुनिश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं की जा सकती जो इस शब्द के पीछे छिपे हुए संपूर्ण इतिहास और उसके अर्थ को अपने में समाहित करती हो। हर समय काल में विचारकों ने लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषाएं दी। लोकतंत्री व्यवस्था वह है जिसमें जनता की संप्रभुता हो। फिर भी जहां तक लोकतंत्र की परिभाषा का प्रश्न है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रमाणित मानी गई है। रोमन साम्राज्य ने लोकतंत्र के विकास में कोई राजनीतिक योगदान नहीं किया, किंतु फिर भी रोमन सभ्यता के समय में ही स्थायिक विचारकों ने आध्यात्मिक आधार पर मानव समानता का समर्थन किया, जो लोकतंत्री व्यवस्था का एक महान गुण है। सिसरो, सिनेका और उनसे पहले के दार्शनिक जेनो एक प्रकार से आगे के लोकतंत्र की नैतिक आधारशिला का निर्माण कर रहे थे। मध्य युग में 12वीं और 13वीं शताब्दी से ही राजतंत्र विरोधी आंदोलन और जन संप्रभुता के बीज देखे जा सकते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया और राजा की शक्ति को सीमित करने के उपाय किए। लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को स्थिर करने में 4 क्रांतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने यह निश्चय कर दिया कि प्रशासकीय नीति और राजविधियों की पृष्ठभूमि में संसद की स्वीकृति होना जरूरी है। 1776 की अमेरिकी क्रांति ने भी लोक संप्रभुता के सिद्धांत का पोषण किया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को शक्ति प्रदान की और 19वीं सदी का औद्योगिक क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त करने की प्रेरणा दी। लोकतंत्र के उपयोग का इतिहास लंबा और ऊंच नीच से भरा रहा है। भारत के प्राचीन गणतंत्रों और यूरोप के एथेंसी लोकतंत्र का इतिहास भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और हम देखते हैं कि उस काल में मानव समाज में भी लोकतंत्री संस्थाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। मानव की गतिविधि जैसे जैसे व्यापक रूप लेती गई, लोगों की दृष्टि में भी वैसे वैसे व्यापकता आती गई। नागरिक समाज निर्माण करने की आकांक्षा ने व्यक्ति को लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी साधारण जनों को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे केवल निर्णय करने की प्रक्रिया में ही नहीं बल्कि कार्यकारी क्षेत्र में भी भागीदारी प्राप्त होती है। जनरली लोकतंत्र शासन व्यवस्था 2 प्रकार की मानी जाती है। पहली है विशुद्ध यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
वह शासन व्यवस्था जिसमें देश के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्य के कार्य संपादन में भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। इस प्रकार का लोकतंत्र में लोकहित के कार्यों में जनता से विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने ऐसे लोकतंत्र को ही आदर्श व्यवस्था माना है। इस प्रकार का लोकतंत्र प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में देखने को मिलता था। अभी वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। आजकल ज़्यादातर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही लागू है, जिसमें लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। जनता का शासन व्यवस्था और कानून निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। जनता स्वयं शासन ना करते हुए निर्वाचन पद्धति के द्वारा चयनित शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता विधायकों प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र के लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषण, सभा, पंथ और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। लोकतंत्र केवल शासन के रूप तक ही सीमित नहीं है, यह समाज का एक ऐसा संगठन भी है जो सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र वह समाज है जिसमें कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग नहीं होता और ना कोई जाति, धर्म, वर्ण, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार का लोकतंत्री समाज को लोकतंत्री राज्य का आधार कहा जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र से गठबंधन होना जरूरी है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएं प्राप्त हों, लोगों के बीच आर्थिक विषमता अधिक ना हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। एक ओर घोर निर्धनता तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता के वातावरण में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। नैतिक आदर्श और मानसिक दृष्टिकोण के आधार पर लोकतंत्र का अर्थ मानव के रूप में मानव व्यक्तित्व में आस्था है। क्षमता, सहिष्णुता, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर की भावना व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत है। वास्तव में लोकतंत्र का सार है। उदार लोकतांत्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण किया जाता है जिससे देश की उन्नति हो। उदार लोकतंत्र में लोगों का यानी कि नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ देना सरकार या राज्य का कर्तव्य है। भारत में लोकतंत्र का इतिहास प्राचीन काल से भारत में लोकतंत्र की एक मजबूत व्यवस्था मौजूद है। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों और विद्वानों के वर्णन में भी इस बात का प्रमाण है। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासन और शासक के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता और गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के समय से थोड़ी अलग जरूर थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद और कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि
भी की है, परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर प्रकाश नहीं डाला। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया जाता था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता था। गणतंत्र यानी कि संघ के नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होती थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे। वहीं यौधेय की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। मंत्रिमंडल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें रत्नी कहा गया। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्यों की संख्या 7 या 8 हुआ करती थी। शुक्र नीति के अनुसार सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई थी। शाक गणराज्य की राज्यसभा शाक परिषद में 500 सदस्य थे। ये सभा, प्रशासन और अन्य दोनों कार्य करती थी। सभा भवन को सैन्यागार कहते थे। यहाँ पर विशेषज्ञों और विशिष्ट जन विचार विमर्श कर कोई निर्णय लेते थे। शाक परिषद का अध्यक्ष राजा कहलाता था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक क्षत्रिय राजा थे। गणतंत्रों का विशेष प्रचलन हुआ, खासकर बौद्ध युग में। कुरु, लिच्छवी, मल्ल, मगध जैसे अनेक गणतंत्रों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। भारत में दास प्रथा के विरुद्ध मानवीय अधिकारों के लिए सबसे पहले गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई और भिक्षु बनाकर दासों को मुक्ति देने का क्रम चलाया। प्रत्येक राज्य, चाहे वह उदारवादी हो या समाजवादी या फिर साम्यवादी हो, यहाँ तक कि सेना के जनरल द्वारा शासित पाकिस्तान का अधिनायकवादी भी अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है। सच पूछा जाए तो आज के युग में लोकतांत्रिक होने का दावा करना एक फैशन सा हो गया है। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिला है। अफ्रीका के अनेक देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी न किसी रूप में दास प्रथा, रंग भेद और बेगारी मौजूद है। भारत में अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। 2/3 मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक अविकसित राष्ट्रों का बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की अभिव्यक्ति और संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।